गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो सीएम लेबोरेटरी निर्देश तंत्र से सीएम निर्देश तंत्र में ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे थे, उसमें हमने जो टक्कर कंसीडर की थी दो कणों के मध्य, वो किस तरह की कंसीडर की थी? प्रत्यास्थ टक्कर। यानी उस टक्कर में जो कणों के द्रव्यमान है टक्कर के पश्चात वो बदलते नहीं है, है ना, और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। अब हम स्टडी करेंगे कि दो कणों में अगर जो टक्कर हो रही है वो कैसी हो? अप्रत्यास्थ, इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि या तो जो कण टक्कर कर रहे हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं टक्कर के बाद, यानी वो निकाय एक ही बन जाता है, M1 M2 दोनों स्टिक हो जाते हैं और एक साथ मूव करते हैं, या फिर टक्कर के पश्चात अलग तो हो जाते हैं लेकिन उनके जो द्रव्यमान हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी पहले M1 M2 थे, वो अब M1 M2 न रह के कुछ बदल जाएंगे। हम जैसे हम मान लेंगे M3 और M4 हो जाएंगे अगर हम एल निर्देश तंत्र की या लेबोरेटरी निर्देश तंत्र की बात करें तो हम किस तरह अप्रत्यास्थ टक्कर को डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं या भिन्न द्रव्यमान के पिंडों में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार की टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अब अप्रत्यास्थ टक्कर में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है ना, लेकिन गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहती है। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, जबकि संवेग जो है वो समान रहता है, तो वो संरक्षित रहता है। अब गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि इस तरह की टक्कर में जो कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी उसमें कमी आती है। और कमी क्यों आती है? जैसे दो पिंड टकराते हैं तो साउंड उत्पन्न होती है, आवाज, तो उसमें साउंड एनर्जी के रूप में क्षति होती है, या अगर हीट निकलती है तो ऊष्मा के रूप में क्षति होती है, या अगर दोनों कणों के टकराने पर मान लो लाइट भी कई बार निकलती है, चिंगारियां निकलती हैं, तो इसका मतलब प्रकाशीय ऊर्जा उसमें व्ययित हो रही है, तो इसके कारण भी हानि होती है। तो इस कारण से क्या है कि टक्कर से पहले जो ऊर्जा होती है, कुल गतिज ऊर्जा, वो टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा से ज्यादा होती है, यानी पश्चात टक्कर के पश्चात वो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है एनर्जी लॉस के कारण। तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर हुई उसके बारे में। अब हम इसको एनालाइज करेंगे और वही पहले की तरह हम ऊर्जाएं वगैरह इसमें भी निकालेंगे। तो मान लो लेबोरेटरी तंत्र पहले की तरह सारी कंडीशंस हम पहले वाली लेंगे जो हमने प्रत्यास्थ टक्कर में की थी, यानी उसमें एक विराम द्रव्यमान M1 वाला कण है एल निर्देश तंत्र में, एक विराम द्रव्यमान M2 वाला कण है, लेकिन जो M2 कण है वो स्थिर है। पहले भी हमने स्थिर लिया था और अब भी हमने स्थिर ही लिया है। तो जो गतिशील M1 विराम द्रव्यमान का कण है वो इस स्थिर कण से टक्कर करता है। अब टक्कर के पश्चात कणों के संवेग क्या क्या होंगे, ऊर्जाएं क्या क्या होंगी, ये हमने इस चित्र में ही बता दिया है। तो इसमें देखो, ये तो टक्कर से पूर्व है, ये एल निर्देश तंत्र है। इसमें ये दो दिखाए हैं M1 M2। M2 स्थिर है और M1 है, क्योंकि ये गतिशील है तो इसका संवेग भी होगा, तो वो P1 है और ऊर्जा इसकी E1 है। M2 क्योंकि स्थिर है तो संवेग इसका हो गया 0, P2 बराबर 0, और इसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं E2। टक्कर के पश्चात जैसा कि हम बता रहे हैं अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो इनके मान लो द्रव्यमान बदल जाते हैं, एक का हो जाता है M3, दूसरे का हो जाता है M4, और संवेग और ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं? P3 E3, इसके हो जाता है P4 E4। अब इसी टक्कर को जब सीएम निर्देश तंत्र में हम देखते हैं तो उसमें क्या स्थिति है? केवल इनमें डैश लग जाएंगे,
यानी संवेग तो हो जाएगा P1 डैश E1 डैश ऊर्जा, और संवेग ऊर्जा M2 वाले की हो जाएगी P2 डैश E2 डैश, और M3 M4 जो विराम द्रव्यमान हैं उनकी संवेग और ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी P3 डैश E3 डैश और P4 डैश E4 डैश। तो ये CM निर्देश तंत्र में अब हमने क्या है, टक्कर के पश्चात CM निर्देश तंत्र में कणों की ऊर्जाओं के मान निकालने हैं, यानी E3 डैश और E4 डैश के हमने मान निकालने हैं, यानी CM निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात कणों की ऊर्जाएं। तो ये आसानी से निकाली जा सकती हैं। देखो CM निर्देश तंत्र में 4 मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना, उसकी क्या इक्वेशन होती है 4 मोमेंटम कंजर्वेशन की, P1 डैश प्लस P2 डैश, यानी 4 मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, है ना, इज इक्वल टू P3 डैश प्लस P4 डैश है, ये टक्कर के पश्चात कणों का 4 मोमेंटम उनका योग, और ये टक्कर से पहले, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि संवेग तो संरक्षित रहता है। अब इसी इक्वेशन से हम क्या लिख देंगे, P1 डैश प्लस P2 डैश, इसको इधर ले आए, माइनस P3 डैश इज इक्वल टू, ये रह गया इधर P4 डैश। इस समीकरण को स्वयं से ही हम इसका अदिश गुणनफल लेते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको इसी के साथ लेफ्ट वाली और इसको इसी के साथ, तो ये राइट में तो हो गया P4 डैश स्क्वायर, तो राइट में तो क्या हो गया P4 डैश स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस दिस इंटू दिस। तो यही यहाँ पे लिखा है P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर प्लस P डैश स्क्वायर माइनस 2 P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश इज इक्वल टू P4 डैश स्क्वायर। अब ये हमने पहले भी निकाले थे, दोबारा आपको बता देते हैं कि P1 डैश यानी जो 4 मोमेंटम होता है उसके 4 घटक क्या होते हैं, ये तो साधारण संवेग और ये ऊर्जा, ये चौथा घटक क्या होता है IE/c, है ना। तो यही हमने लिखे हैं क्योंकि ये पहले कण के लिए है, तो यहाँ 1 इसके साथ हमने इंडेक्स लगा दिया है। तो P1 डैश इज इक्वल टू P1 डैश IE1 डैश बाई C, है ना। इसी तरह P2 डैश केवल 2 लगा दिया है इसमें इंडेक्स, 3 में 3 लगा दिया है और 4 वाले में 4 लगा दिया है। अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं, यानी P1 डैश प्लस P2 डैश होल स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखो P1 डैश प्लस P2 डैश, ये क्या हो जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश, ये पहले तो हमने इनके वैल्यू रख दी। P1 डैश क्या होगा P1 डैश कॉमा लगा के IE1 डैश C, और फिर बीच में प्लस रख के P2 डैश IE2 डैश बाई C, और ये क्या हो जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश, ये ऐड हो गए कॉमा ये दोनों ऐड हो गए, तो I/C बाहर आ गया, E1 डैश प्लस E2 डैश बाई C, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, आप पीछे भी देख सकते हैं। अब क्योंकि CM निर्देश तंत्र में ये शून्य संवेग निर्देश तंत्र होता है, तो ये तो 0 हो गया, P1 डैश प्लस P2 डैश, तो ये 0 आ गया, और ये क्या आ गया E1 डैश प्लस E2 डैश, ये क्या हो गई टोटल एनर्जी, दोनों कणों की कुल ऊर्जा, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं E डैश से, E1 डैश प्लस E2 डैश इक्वल टू E डैश बाई C, और ये होल स्क्वायर। तो ये आ गया I स्क्वायर क्या हो गया माइनस, तो माइनस E डैश स्क्वायर बाई C स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन में इसकी जगह, इस पद की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस E डैश स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अब हम देखें P3 डैश स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने को पता है कि 4 मोमेंटम की लंबाई का वर्ग, ये हमने पिछली यूनिट में निकाला था, वो क्या होता है P म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर, यानी एक निश्चर राशि होती है, ये हमने प्रूव भी किया था। अब P3 यानी तीसरे वाले टक्कर के पश्चात जो कण है जिसका मास M3 है, उसके लिए क्या हो जाएगा P3 डैश स्क्वायर, ठीक है, और उसका विराम द्रव्यमान क्या है M3 है, यानी M0 की जगह हम M3 रख देंगे, C स्क्वायर है ही।
तो P3 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस M3 स्क्वायर C स्क्वायर, और P4 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस M4 स्क्वायर C स्क्वायर। 4 है तो यहाँ भी 4 रख दिया, तो ये भी दोनों हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये बचा P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश, तो देखो ये यहाँ निकाल लिया है, P1 डैश प्लस P2 डैश, तो P1 डैश ये क्या आ गया 0, ये यहां से लिया है अपना, ये P1 डैश प्लस P2 डैश, ये क्या है 0 आई ई डैश बाई सी, तो ये आ गया P1 डैश प्लस P2 डैश है ना, यहां से ले लिया, और डॉट P3 डैश, तो P3 डैश क्या हो जाएगा, इसके 4 घटक क्या होंगे, ये तो हो गया साधारण संवेग P3 डैश, ठीक है, और चौथा अपने को पता ही है, चौथा जो घटक होता है ऊर्जा वाला वो आई ई बाई सी होता है, लेकिन ये P3 है तो इसमें 3 लग जाएगा, आई ई 3 डैश बाई सी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये तो 0 हो गया, और इसको इससे किया तो आई स्क्वायर माइनस हो गया, और ई डैश ई 3 डैश अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ई डैश ई 3 डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये सारे जो मान हमने अभी निकाले हैं, ये कौन से निकाले हैं, इस इक्वेशन वाले, इनमें सारे ये मान हम पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, और इस इक्वेशन में फिर हम सी स्क्वायर से इनको गुणा कर दिए इधर, तो ये हो जाएगा, ये तो यहां रह जाएगा 2e डैश e3 डैश, तो ये हमने इधर ही रख लिया लेफ्ट में, ये दोनों राशियां इधर जाएंगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो रह जाएगा ई डैश स्क्वायर है ना, और इसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M3 स्क्वायर C4, और ये माइनस ही रहेगा, राइट में ही रह रहा है तो, लेकिन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस M4 स्क्वायर C4, ये आ जाएगा। इससे E3 डैश का मान, यानी टक्कर के पश्चात प्रथम कण की जो ऊर्जा है E3 डैश, वो क्या होगी 2E डैश, यहाँ नीचे आ गया, बाकी ऊपर ये एज इट इज है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और E4 डैश इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, उसमें केवल ये चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो उसकी जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है उसकी जगह प्लस आ जाएगा, बाकी यही एक्सप्रेशन रहेगा। तो इस तरह से हम E3 डैश और E4 डैश के मान निकाल सकते हैं, यानी टक्कर के पश्चात CM निर्देश तंत्र में कणों की ऊर्जाएं। अब इसमें एक और क्या रह गया, टक्कर के पश्चात CM निर्देश तंत्र में कणों के संवेग क्या होंगे, तो इसमें हम ऊर्जा संवेग संबंध यूज करेंगे। पहले टक्कर के पश्चात जो पहला कण है ना, जिसका मास M3 है, उसके लिए ये ऊर्जा संवेग समीकरण हम लिख देते हैं, E3 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C4, ठीक है, ये इक्वेशन आपको पता ही है। अब इस इक्वेशन से ये आ जाएगा, ठीक है, इसको इधर ही रख के ये इधर ले लिया, तो ये आ गया। अब इसमें E3 डैश की वैल्यू अभी अपन निकाली है, वो यहाँ रख देंगे, तो उसका होल स्क्वायर ये आ गया, माइनस ये एज इट इज M3 स्क्वायर C4, ठीक है। अब इसको हम इस तरह माने, देखो ये हो गया, मान लो पूरा हमने A मान लिया, तो ये हो गया A स्क्वायर, माइनस इसमें M3 C स्क्वायर, उसको B मान लिया, तो ये हो गया B स्क्वायर, तो ये राइट हैंड साइड क्या हो गई, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, तो वही यहाँ पे हमने किया है, देखो है ना, ये पूरा A माना था, तो ये A आ गया है ना, और A माइनस B यानी M3 C स्क्वायर, तो A माइनस B, और ये हो गया A प्लस B। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने और रीअरेंज किया है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये आप आसानी से इसकी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। फिर यहां से हमने, ये तो आया है अपना P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर, अब स्क्वायर अगर हम यहां से हटा दें तो P3 डैश C आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में,
और यहाँ पे रेज टू द पावर हाफ आ जाएंगे, इधर भी रेज टू द पावर हाफ, इसमें ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। तो इससे P3 डैश यानी पहले वाला जो कण है टक्कर के पश्चात उसका संवेग आ जाएगा। तो 2E डैश तो पहले से है ही है ना, तो ये देखो 2E डैश रेज टू द पावर हाफ है, 2E डैश रेज टू द पावर हाफ है, तो ये क्या हो गया 2E डैश, ये आ गया यहाँ पे, और C जो है इधर से आ गया नीचे, तो ये आ गया 1/2E डैश C, और बाकी ये एज इट इज आ गए, है ना ये। अब P4 डैश हमने निकालना है, तो इसके लिए हम ये वाली कंडीशन काम में ले लेते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसमें टक्कर के पश्चात भी जो टोटल मोमेंटम है, कुल संवेग, वो शून्य ही रहता है, यानी P3 डैश प्लस P4 डैश इज इक्वल टू 0। तो P4 डैश क्या आ जाएगा माइनस P3 डैश, तो इसमें केवल माइनस लग जाएगा और ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पहले प्रत्यास्थ टक्कर के लिए संवेग और ऊर्जाओं के जो हमने एक्सप्रेशन निकाले थे, है ना, वो अप्रत्यास्थ के लिए भी वैध रहते हैं, हम चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। केवल उसमें क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है टक्कर के पश्चात भी, M1 है तो M1 ही रहता है, और M2 दूसरे कण का द्रव्यमान M2 ही रहता है। तो उसमें हम फिर क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं, यानी M1 इजिकल टू M3 अगर इन एक्सप्रेशंस में रख दें जो हमने अप्रत्यास्थ वाली निकाली है ना, क्योंकि अभी तो हमने इनको डिफर कर दिया, M1 बदल जाता है M3 में और M2 बदल जाता है M4 में, लेकिन इनको अगर हम इक्वल मान लें तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, प्रत्यास्थ टक्कर की कंडीशन हो जाएगी। तो इन एक्सप्रेशंस में टक्कर के पश्चात जो CM निर्देश तंत्र में कणों के संवेग हैं और ऊर्जाएं हैं, उनमें ये कंडीशन अगर लगा दें तो हमें वही एक्सप्रेशन मिल जाएंगे जो हमने प्रत्यास्थ टक्कर में प्राप्त किए थे। तो ये आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।